Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you're coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great and in this particular class we are going to cover SQC1. Although मुझे इस particular class में जो remaining portion है जो हमने question शुरू करे थे professional ethics के I had to cover that but today I'm running short on time so I will be taking up with the SQC1 which is also one of the most important standard for CA final and this is also the standard which was asked by many of you right. So SQC1 को थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में मतलब एक बात को बार बार बोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि many students find this particular standard difficult to cover. इसका एक सिंपल सा रीज़न है, बहुत सारे बच्चों को SQC1 और ऐसे नंबर 220 का डिफरेंस नहीं समझ में आता. दूसरी प्रॉब्लम ये है जिस वे से ये SQC1 स्ट्रक्चर्ड है यहाँ पे आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो आपको रेलिवेंस नहीं समझ में आता, आपको कंटेक्स्ट नहीं समझ में आता कि किस कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है. तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपको एक तो स्ट्रक्चर समझाया जाए, दूसरा आपको डिफरेंस क्लियर कराया जाए कि एसए नंबर 220 और एसक्यूसी नंबर 1 के बीच में डिफरेंस क्या है. सबसे पहली बात हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे. एसक्यूसी 1 और एसए नंबर 220 सिमिलर कैसे हैं? सिमिलर ऐसे हैं कि दोनों ही मतलब एसए नंबर 220 एज वेल एज एसक्यूसी 1 दोनों ही स्टैंडर्ड किसकी बात करते हैं? क्वालिटी की बात करते हैं. डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है स्कोप का. किस चीज का स्कोप? जो आपका एसक्यूसी 1 का स्कोप है वो वाइड स्कोप है. वाइड कैसे? एसक्यूसी 1 आपकी फर्म की लेवल पे अप्लाई होता है वेयरएज जो आपका एसए नंबर 220 है वो अप्लाई होता है किसी एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट की लेवल पे. एसक्यूसी 1 कहता है कि फर्म तुम्हें क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो भी एंगेजमेंट तुम्हारी फर्म एक्सेप्ट करे उसमें क्वालिटी को तुम इंश्योर कर सको. वेयरएज एसए नंबर 220 कहता है कि इंगेजमेंट पार्टनर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी तुम कोई ऑडिट की इंगेजमेंट करने जाओ उस टाइम पे उस ऑडिट इंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी को तुम्हें इंश्योर करना है. उसके बाद एसक्यूसी 1 ऑडिट एंगेजमेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, आपकी रिव्यू एंगेजमेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है या कोई एनी अदर टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इंक्लूडेड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है. वेयरएज एसए नंबर 220 सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है. तीसरा डिफरेंस एसक्यूसी 1 कहता है कि जो आपकी फर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और जो आपकी फर्म के मैनेजिंग पार्टनर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को इंश्योर करना. जबकि एसए नंबर 220 कहता है कि जो आपका इंगेजमेंट का उस पर्टिकुलर ऑडिट इंगेजमेंट का आपका इंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को इंश्योर करना. आपका एसए नंबर 220 किसकी लाइंस पे बना है? एसक्यूसी 1 की लाइन पे बना है और यही वजह है कि जब आप एसए नंबर 220 पढ़ते हो आपको बहुत सारे पॉइंट सिमिलर नजर आते हैं एज दैट ऑफ एसक्यूसी 1 राइट. सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूसी 1. एसक्यूसी 1 जो भी बातें बोलेगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएगा वो सारी बातें किसको बोलेगा? फर्म को बोलेगा. वो सारी रिक्वायरमेंट किसको फुलफिल करनी है? आपकी फर्म को फुलफिल करनी है. एसक्यूसी 1 सबसे पहले कहता है कि फर्म तुम्हें एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है. कैसा? एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है जो एक फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करे. किस चीज की रीजनेबल एश्योरेंस? दो चीजों की. कौन कौन सी? नंबर 1 कि जो फर्म है और जो उसके पर्सोनल है मतलब फर्म और जो उस फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के साथ, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ जब भी वो एंगेजमेंट करेंगे. उसके साथ साथ एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो भी रिपोर्ट आपकी फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर इशू करेंगे दैट रिपोर्ट शुड बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस. तो ये दो पर्पस है एसक्यूसी 1 की. एसक्यूसी 1 ने क्या बोला कि फर्म तुम्हें ऐसी पॉलिसीज बनानी है, ऐसे प्रोसीजर्स बनाने हैं जो आपकी फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस दे कि आपकी फर्म और उस फर्म के अंदर काम करने वाले लोग किसके साथ कंप्लाई करें? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ. उसके साथ साथ एंगेजमेंट करने के बाद जो भी वो रिपोर्ट इशू करेंगे दैट रिपोर्ट शुड बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस. दूसरा टॉपिक आता है कि एलिमेंट्स क्या क्या होंगे आपके क्वालिटी कंट्रोल के, कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल का फ्रेमवर्क
ये जो पॉलिसीज, ये जो प्रोसीजर्स आपकी फर्म बनाएगी, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला एलिमेंट आपका SQC1 बोलता है, दैट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। मतलब कि ये जो क्वालिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी फर्म में, वो किसकी होगी। SQC1 कहता है कि आपकी फर्म को एक ऐसा कल्चर एस्टैब्लिश करना चाहिए जो आपकी क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करे, जो इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करे कि क्वालिटी एसेंशियल है आपकी इंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी बात, आपका SQC1 कहता है कि जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो आपकी फर्म बनाएगी, वो एक्सप्लिसिटली इस चीज को प्रोवाइड करे कि क्वालिटी को मेंटेन करने की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, आपकी फर्म के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर फर्म के मैनेजिंग पार्टनर की। और जिन लोगों की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब जिन लोगों को अल्टीमेटली इन पॉलिसीज को फॉलो करना है जब वो एंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे, उन लोगों के पास एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और नेसेसरी अथॉरिटी भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके। राइट पहला एलिमेंट क्या हुआ कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्वालिटी को मेंटेन करने की। तो SQC1 ने क्या बोला, 3 बातें बोली। उसने बोला कि फर्म तुम ऐसी पॉलिसीज बनाओ, ऐसे प्रोसीजर्स बनाओ जो आपकी फर्म के अंदर एक कल्चर को प्रमोट करे, एक ऐसा कल्चर जो इस बात को रिकॉग्नाइज करे कि क्वालिटी हर एक एंगेजमेंट के लिए एसेंशियल है। दूसरी चीज, आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी को मेंटेन करने की किसकी होगी, वो होगी आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर की। तीसरी चीज, जिन लोगों की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पॉलिसीज, ये प्रोसीजर्स ऐसे होनी चाहिए कि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस हो, एबिलिटी हो, नेसेसरी अथॉरिटी हो ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके। मूविंग फॉरवर्ड फिर आता है सेकंड एलिमेंट, क्या होगा आपके फर्म के क्वालिटी कंट्रोल का, एंड दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि फर्म तुम एक ऐसी पॉलिसीज बनाओ, ऐसे प्रोसीजर्स बनाओ जो फर्म को एक रीजनेबल अश्योरेंस दे। किस चीज की रीजनेबल अश्योरेंस, कि जो भी तुम्हारा कोड ऑफ एथिक्स, जो भी तुम्हारा कोड ऑफ एथिक्स एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाता है, कौन कौन सी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आपका ड्यू केयर और कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें तुम्हारी फर्म और उसके पर्सोनल कंप्लाई करे जब भी वो इंगेजमेंट कर रही होंगे। उसके साथ साथ ये पॉलिसीज, ये प्रोसीजर्स ऐसी होनी चाहिए, ये आपकी फर्म को प्रोवाइड करेगी कि आपकी फर्म को कम्युनिकेट करनी है अपनी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट किसको, अपने पर्सोनल को। उसके साथ साथ ये पॉलिसीज ये भी प्रोवाइड करेंगी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप ऑडिट भी कवर करते हो और एनी अदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस आइडेंटिफाई होता है जो आपकी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है, तो इन पॉलिसीज में आपके प्रोसीजर्स होंगे, सेफगार्ड होंगे टू एलिमिनेट दोस थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, या जहां पे उस थ्रेट को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, द प्रोसीजर्स टू रिड्यूस दैट थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। और जहां पे कोई भी ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई हुए हैं, ये पॉलिसीज, ये प्रोसीजर्स ये भी प्रोवाइड करे कि वो ब्रीचेस इमीडिएटली इंटीमेट होने चाहिए किसको, आपकी फर्म को, और आपकी फर्म को एप्रोप्रिएट एक्शन वहां पे लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपकी फर्म को एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार रिटर्न कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कंप्लायंस की, कि जो भी इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होती है, आपकी फर्म के पर्सोनल उन रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करते हैं। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एलिमेंट, ये कहता है कि आपकी फर्म को सिर्फ उस टाइम पे क्वालिटी को इंश्योर नहीं करना जिस टाइम पे आपकी फर्म इंगेजमेंट की परफॉर्मेंस कर रही है, बल्कि जब वो एक्सेप्टेंस देती है किसी नए क्लाइंट को, या जो उसका एग्जिस्टिंग क्लाइंट होता है, अगर गिव मी 2 minutes। ओके, थर्ड एलिमेंट इज द एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअल ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये कहता है कि सिर्फ इंगेजमेंट को परफॉर्म करते टाइम ही क्वालिटी को इंश्योर नहीं करना है, बल्कि
एक्सेप्टेंस देने से पहले कि जब भी कोई नया क्लाइंट आएगा तुम्हारी फर्म के पास कि मेरी ये एंगेजमेंट कर दो, मेरा ये काम कर दो, उस टाइम पे, या फिर अगर कोई एग्जिस्टेंट क्लाइंट तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है उस टाइम पे भी तुम्हारी फर्म को क्वालिटी को इंश्योर करना है। अरे यार, somebody is ringing again and again. सो द थर्ड एलिमेंट इज कि आपकी फर्म को एक्सेप्टेंस देते टाइम और जब वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रही है उस टाइम पे भी क्वालिटी को इंश्योर करना है। कि कैसे आपकी फर्म क्वालिटी को इंश्योर करेगी एट द टाइम ऑफ गिविंग द एक्सेप्टेंस या फिर कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। SQC 1 कहता है कि फर्म तुम्हें 3 चीजें देखनी है। क्या देखनी है? 3 चीजें। नंबर 1, जो क्लाइंट तुम्हारे पास काम लेकर आ रहा है उसकी इंटीग्रिटी को चेक करो। दूसरी चीज, तुम्हारी कंपिटेंस क्या है, मतलब क्या तुम्हारे पास नॉलेज है, क्या तुम्हारे पास रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज है, उतने रिसोर्सेज हैं कि तुम उस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सको। दूसरी चीज, तुम्हें खुद की कंपिटेंस, खुद की कैपेबिलिटी देखनी है। तीसरी चीज, क्या तुम्हारी फर्म उस पोजीशन पे है कि जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होती हैं तुम उसके साथ कंप्लाई कर सको। तो ये 3 चीजें तुम देखोगे व्हेन यू आर गिविंग द एक्सेप्टेंस या फिर तुम कंटिन्यू करना चाह रहे हो किसी भी क्लाइंट के रिलेशनशिप को। इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आगे कहता है SQC 1, अगर तुम्हारी फर्म के बीच में और क्लाइंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ इंटरेस्ट, तो जब तक तुम उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजोल्व नहीं कर लेते तब तक तुम एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। उसके साथ साथ अगर तुम्हारी फर्म को एक्सेप्टेंस देने के बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाद में पता लगती है, अगर तुम्हारी फर्म को ये इंफॉर्मेशन पहले से पता होती तो तुम्हारी फर्म ने इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं दी होती, इसको डिक्लाइन कर दिया होता, उस केस में तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स इन 2 बातों को भी प्रोवाइड करेंगी। कौन कौन सी? कि क्या तुम्हारी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस केस में, किस केस में अगर तुम्हारी फर्म को एक्सेप्टेंस देने के बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगती है, अगर उसको ये इंफॉर्मेशन पहले पता होती तो उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी होती। तो सबसे पहले तुम्हारी फर्म की जो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो ये प्रोवाइड करेंगी कि तुम्हारी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें किस किस को रिपोर्ट करना है, क्या तुम्हें TCWG को बताना है, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है, उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी ऑफ विदड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। राइट, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ में यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर कहता है आगे, अभी मैंने आपको ऊपर क्या बोला कि एक्सेप्टेंस देते टाइम आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी क्या है, तो कौन कौन से मैटर्स आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा, आपकी फर्म कंसीडर करेगी जब वो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट देखेगी। तो सबसे पहले कि नेचर क्या है आपके क्लाइंट के ऑपरेशन का, कि मतलब किस टाइप के ऑपरेशंस में आपका क्लाइंट इंगेज्ड है, किसी इलीगल एक्टिविटी में वो नहीं होना चाहिए या ऐसे ऑपरेशंस में नहीं होना चाहिए जिसको परफॉर्म करने की एबिलिटी, एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है। फिर कहता है आपकी एटीट्यूड क्या है TCWG का। राइट, जब आप अपने क्लाइंट की इंटीग्रिटी को देखोगे तो तुम ये देखोगे कि जो तुम्हारी TCWG है, जो तुम्हारी मैनेजमेंट है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को समझती है और उनको सीरियसली लेती है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इन सारी चीजों को समझती है। तीसरी चीज जो तुम देखोगे, जो तुम्हारा क्लाइंट है वो फीस कितनी चार्ज कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कम फी चार्ज कर रहा हो और तुम्हें बोल रहा हो कि ऐसा करो, ये पर्टिकुलर एरिया की तुम ऑडिट ही मत करो, मैं तुमसे कम फी चार्ज करूंगा। राइट, सो आप इंटीग्रिटी को चेक कर रहे हो अपनी TCWG की, आप उन लोगों की इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी को चेक कर रहे हो जिसकी आपको एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या तुम्हारी जो TCWG है, तुम्हारा क्लाइंट है, तुम्हारे वर्क के ऊपर, तुम्हारे स्कोप के ऊपर कोई लिमिटेशन लगाता है, इस चीज को भी तुम चेक करोगे। क्या तुम्हारा क्लाइंट किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इस चीज को भी तुम चेक करोगे। और ये चीज भी देखोगे कि जो तुम्हारा प्रीवियस ऑडिटर था, तुम्हारे क्लाइंट ने उसकी रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं करी, उसको हटाकर वो तुम्हारी रीअपॉइंटमेंट क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे प्रीवियस ऑडिटर को कोई ऐसी बात पता लग गई थी जो उसको नहीं पता लगनी चाहिए थी, मान लो कोई फ्रॉड पता लग गया या कोई ऐसी
आपकी डेफिशिएंसी पता लगी जो उसको नहीं पता लगनी चाहिए थी, और आपके क्लाइंट ने उसको रिमूव कर दिया और वो आपको अपॉइंट कर रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि आपका क्लाइंट ऑनेस्ट नहीं है। तो आप कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करोगे जब इंटीग्रिटी को देखोगे कि आपके क्लाइंट का ऑपरेशन का नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, फी कितनी चार्ज कर रहा है, क्या वो तुम्हारे काम के ऊपर कोई लिमिटेशन लगा रहा है, क्या वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और आपने प्रीवियस क्लाइंट को क्यों नहीं दोबारा से प्रीवियस ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट क्यों नहीं किया, अपने रिटायरिंग ऑडिटर को, राइट। फिर आता है कि आपको कौन कौन से मैटर कंसिडर करने पड़ेंगे जब तुम अपनी खुद की कंपिटेंस को देखोगे, अपनी एबिलिटी को देखोगे, रिसोर्सेज को देखोगे। तो सबसे पहले जब भी कोई भी क्लाइंट तुम्हारे पास अपनी एंगेजमेंट लेकर आए तो देखना कि क्या तुम्हारे पास उस रेलिवेंट इंडस्ट्री की नॉलेज है जिस इंडस्ट्री की एंगेजमेंट तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें ऑफर कर रहा है। दूसरा, क्या तुम्हारे पास उस एंगेजमेंट के लिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट नॉलेज है, रेलिवेंट स्किल है। उसके साथ साथ जितने स्टाफ की जरूरत तुम्हें लगता है, कंसीडरिंग द साइज ऑफ द एंगेजमेंट, तुम्हें ऑडिट के लिए या उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए पड़ेगी, क्या तुम्हारे पास उतने पर्सोनल हैं। और अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट तुम्हें लगता है कि मुझे एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होगी, तो क्या तुम्हारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ क्या जो टाइम फ्रेमवर्क, जितने टाइम के अंदर तुम्हारा क्लाइंट चाहता है कि तुम ऑडिट खत्म करके दो या उस एंगेजमेंट को खत्म करके दो, क्या तुम्हारी फर्म विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। तो ये सारी चीजें तुम कंसिडर करोगे जब तुम खुद की कंपिटेंस को, खुद की फर्म की एबिलिटी को, अपने रिसोर्सेज की इवैल्यूएशन करोगे बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस या फिर कंटिन्यूअल ऑफ एनी क्लाइंट रिलेशनशिप। फिर आता है, मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर शुड प्रोवाइड फॉर टू थिंग्स। अगर आपकी फर्म को कुछ ऐसी बातों के बारे में पता लगता है, अगर उसको ये बातें पहले पता होती तो वो क्लाइंट को एक्सेप्टेंस ही नहीं देती। उस केस में आपकी फर्म और पॉलिसीज दो चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। एक कौन सी कि उसकी एप्लीकेबल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको किस किस को रिपोर्ट करना है। दूसरी, विड्रोवल को लेकर उसको प्रोवाइड करना चाहिए कि क्या तुम्हारा ऑडिटर उस केस में या तुम्हारी फर्म उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकती है या उस क्लाइंट रिलेशनशिप से ही विड्रॉ कर सकती है। तो ये पॉइंट कहता है कि जब तुम विड्रॉवल करोगे एंगेजमेंट से, उस टाइम पे तुम्हें किन किन इश्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब तुम विड्रॉल करने की सोच रहे हो तो तुम इस मैटर को डिस्कस करोगे TCWG के साथ, उन लोगों के साथ, जो उस क्लाइंट के साथ जिसने तुम्हें अपॉइंट किया है, कि किस वजह से तुम हमारी इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट से या इस क्लाइंट के रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हो। रीजंस क्या है विड्रॉल का, ये भी तुम TCWG को, क्लाइंट की मैनेजमेंट को बताओगे। उसके साथ साथ अगर कोई लॉ, कोई रेगुलेशन, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लगाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसको भी तुम कंसिडर करोगे बिफोर गिविंग द विड्रॉवल। और डॉक्यूमेंट करोगे क्या क्या, जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज तुम्हें मिले हैं जिसकी वजह से तुम विड्रॉल कर रहे हो। अगर तुमने कंसल्टेशन ली है किसी की, उन कंसल्टेशन को और उन कंसल्टेशन के बेसिस पे तुम्हारी कंक्लूजन क्या है, इन सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन करोगे, राइट। सो this was your another element of quality control that was about acceptance and continuance of client relationship। important topic क्या है इसमें, कौन कौन से फैक्टर तुम्हारा ऑडिटर या फिर फर्म कंसिडर करेगी जब वो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट को मेजर करेगी। दूसरा ये वाला पॉइंट कि जब तुम विड्रॉ कर रहे हो ऑडिट एंगेजमेंट से, उस टाइम पे तुम्हें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ये पॉइंट कहता है कि आपकी फर्म की पॉलिसीज, आपकी फर्म के प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि जो लोग हैं, जो पर्सोनल हैं तुम्हारी फर्म के, वो तुम्हारी फर्म के ऊपर लगने वाली प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करें। उनकी जो तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो जो HR के फंक्शंस होते हैं वो भी प्रोवाइड करें। जैसे कि आपके फर्म के पर्सोनल की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उनका प्रमोशन कैसे होगा, उनकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन कैसे होगी, वो सारी बातें। तो ये पॉइंट यहाँ पे यही लिखा है कि सबसे पहले आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर ऐसे होनी चाहिए जो आपकी फर्म को एक रीजनेबल एश्योरेंस दे कि उसके जो
पर्सोनल हैं उनके पास सफिशिएंट एबिलिटी है, कंपिटेंस है, नॉलेज है, ताकि वो उसके ऊपर लगने वाली एथिकल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रही हैं। उसके साथ साथ जो एचआर के इश्यूज होते हैं सच एज रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें भी आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रोवाइड करें। 3 बातें आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स में लिखी होनी चाहिए जो आपके इंगेजमेंट पार्टनर से रिलेटेड है। कौन कौन सी? ये कहता है कि जब भी कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा तो तुम अपने इंगेजमेंट पार्टनर की आइडेंटिटी, तुम्हारे इंगेजमेंट पार्टनर को अपनी आइडेंटिटी और अपना रोल कि उस इंगेजमेंट में उसका क्या रोल है, इस बात की कम्युनिकेशन क्लियरली करनी पड़ेगी क्लाइंट की मैनेजमेंट को और उसके टीसीडब्ल्यूजी को। उसके साथ साथ इंगेजमेंट पार्टनर के पास भी एप्रोप्रिएट एबिलिटीज होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए इंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और जो आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लियर कम्युनिकेशन हो आपके इंगेजमेंट पार्टनर को। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला इंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंगेजमेंट पार्टनर की है। तो ये पॉइंट कहता है कि आपकी फर्म की पॉलिसीज, आपकी फर्म के प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए? वो ऐसे होने चाहिए कि आपके जो पर्सोनल हैं, मतलब जो आपका स्टाफ है फर्म का, उनके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, कंपिटेंस हो, एबिलिटी हो टू परफॉर्म द इंगेजमेंट। और बाकी जो एचआर के इश्यूज हैं आपकी पॉलिसीज वो भी प्रोवाइड करें। 3 बातें उसने इंगेजमेंट पार्टनर के लिए बोली। पहली बात कि जैसे ही क्लाइंट की तुम ऑडिट करने जाओगे तो तुम्हारा इंगेजमेंट पार्टनर अपनी आइडेंटिटी बताए और अपना रोल बताए। उसके साथ साथ तुम्हारे इंगेजमेंट पार्टनर के पास भी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्या होना चाहिए? रेलिवेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो तुम्हारे इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज शुड क्लियरली डिफाइन कि एक इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब भी वो इंगेजमेंट करने जाता है, राइट? मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये कहता है कि जो आपकी फर्म की पॉलिसीज होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, वो ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी फर्म को एक रीजनेबल अश्योरेंस दे कि जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होती है उसके साथ तुम्हारी फर्म कंप्लाई कर रही है। उसके साथ साथ आपको इंगेजमेंट करने के बाद जो वो रिपोर्ट देती है दैट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। इन शॉर्ट बोलूं, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाले एलिमेंट में क्या बातें होंगी कि इंगेजमेंट को परफॉर्म करते टाइम तुम्हारी फर्म को क्वालिटी को इंश्योर करना है। कैसे करेगी क्वालिटी को इंश्योर? तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। कौन कौन सी? नंबर 1 इज सुपरविजन। ये पॉइंट क्या कहता है कि सुपरविजन में क्या क्या चीजें आएंगी? सुपरविजन में आएगी ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंगेजमेंट, कि तुम्हारी इंगेजमेंट की प्रोग्रेस कितनी हो गई, कितना एरिया तुमने कवर कर लिया। तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होनी चाहिए। दूसरा, जो तुम्हारे मेंबर्स हैं इंगेजमेंट टीम के, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, उनके पास रेलिवेंट कंपिटेंस है ऑडिट को परफॉर्म करने की, ये भी तुम यहां पे कंसीडर करोगे। क्या तुम अपनी इंगेजमेंट टीम के लोगों को सफिशिएंट टाइम देते हो टू परफॉर्म दी ऑडिट? उसके साथ साथ क्या जो तुम्हारी इंगेजमेंट टीम के लोग काम करते हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं? तुम्हारी पॉलिसीज, तुम्हारे प्रोसीजर्स ये भी प्रोवाइड करेंगे कि जो भी सिग्निफिकेंट इश्यू अराइज होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो प्रॉपरली एड्रेस हुआ या नहीं हुआ, और उस इश्यू की वजह से अगर तुम्हें मॉडिफिकेशन करनी पड़ी तो क्या तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स इस मॉडिफिकेशन को अलाउ करती हैं। उसके साथ साथ तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स इस चीज़ को भी अलाउ करना चाहिए कि तुम्हारी फर्म चाहे तो या इंगेजमेंट टीम के लोग चाहे तो इंपॉर्टेंट मैटर्स के रिलेशन में कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? सुपरविजन में आएगी। फिर आता है कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट मैटर्स। ये क्या कहता है कि आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स आप ये प्रोवाइड करें कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपके इंगेजमेंट टीम के लोगों को, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट के अलावा कोई भी इंगेजमेंट, आपके इंगेजमेंट टीम के लोगों को डिफिकल्ट मैटर्स पे कंसल्टेशन चाहिए तो आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स उस कंसल्टेशन को अलाउ करें। उसके साथ साथ उन लोगों के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए कंसल्टेशन को लेने के लिए। और
आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स ये भी प्रोवाइड करे कि जिस नेचर की कंसल्टेशन आपकी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स ने ली है और जो भी उस कंसल्टेशन का स्कोप था उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने करी है। उसके साथ साथ उस कंसल्टेशन की जो कंक्लूजन्स हैं उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, राइट। तीसरी चीज जो इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कवर होती है वो होती है रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जहां पे जो आपकी इंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस्ड मेंबर है वो आपकी जो काम किया है आपके लेस एक्सपीरियंस्ड इंगेजमेंट टीम के मेंबर ने उसके किए हुए काम का रिव्यू करता है। और जो आपकी बिग 4 की एंटिटीज होती हैं उसमें कई लेवल पे रिव्यू होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लास्ट में क्या होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, राइट। तो ये पॉइंट कहता है कि आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर शुड अलाउ द रिव्यू, जहां पे आपका टीम का इंगेजमेंट टीम का सीनियर मोस्ट मेंबर या फिर मोर एक्सपीरियंस्ड इंगेजमेंट मेंबर लेस एक्सपीरियंस्ड मेंबर के किए हुए काम को चेक करेगा एंड वो कंसीडर करेगा कि जो भी काम आपके उस मेंबर ने किया है वो काम कैसे किया है, इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड किया है, रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट और जो भी लॉ या रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है उसके साथ किया है। उसके साथ साथ अगर उसको कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ या सिग्निफिकेंट मैटर रेज हुआ था ड्यूरिंग द एंगेजमेंट तो उसने क्या उसको फर्दर कंसिडर किया या नहीं किया, इस फैक्ट को भी वो कंसिडर करेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने क्या कोई कंसल्टेशन ली और अगर ली तो उस कंसल्टेशन की कंक्लूजन क्या थी, उस कंक्लूजन को क्या उसने डॉक्यूमेंट किया, क्या उस कंक्लूजन को उसने इंप्लीमेंट किया, इस चीज को भी आपका जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर जब रिव्यू कर रहा होगा वो इस चीज को कंसिडर करेगा। उसके साथ साथ आपका जब रिव्यू हो रहा होगा वो इस चीज को भी कंसिडर करेगा कि अगर जो भी आपकी फाइंडिंग्स है, जो आपके लेस एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की फाइंडिंग्स है, जब आपके सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर ने उसका रिव्यू किया, क्या उसको ऐसा लगता है कि उसने उसको काम के NTE मतलब जो भी काम आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स ने किया उसके काम की नेचर या एक्सटेंट को रिवाइज करने की नीड है, राइट। जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपकी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स ने ऑब्टेन करे क्या वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखेगा जब आपका इंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू कर रहा होगा। उसके साथ साथ जो आपके इंगेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, इसको भी आप रिव्यू के टाइम पे ध्यान में रखोगे, राइट। फिर आता है आपका इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मैंने आपको अभी बोला कि अलग अलग लेवल के रिव्यू होते हैं, लेवल 1 रिव्यू, लेवल 2 रिव्यू, लेवल 3 रिव्यू, जिसमें एक बंदे के किए हुए काम को उसका सीनियर चेक करता है, फिर उसका सीनियर, फिर उसका सीनियर, क्लाइंट तक डायरेक्ट काम नहीं जाता, राइट। और उसमें से लास्ट में रिव्यू होता है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव मतलब इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो आपकी इंगेजमेंट टीम के लोगों ने करी है और जो उन्होंने जो जिस भी कंक्लूजन पे वो पहुंचे हैं, राइट। ये पॉइंट कहता है कि एक इंडिपेंडेंट बंदा, एक इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर तुम्हारी इंगेजमेंट टीम ने इंगेजमेंट करते टाइम जो भी जजमेंट्स ली और जो भी उनकी कंक्लूजन थी उसकी एक इंडिपेंडेंट, एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेगा एक इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। ये पॉलिसीज जो तुम्हारी फर्म बनाएगी, जो प्रोसीजर्स तुम्हारी फर्म बनाएगी वो क्लियरली स्पेसिफाई करे कि आपकी इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आपकी जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट होंगी वहां पे मैंडेटरी होगा। उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब होना चाहिए जिस क्राइटेरिया के अगेंस्ट आप इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के किए हुए काम की इवैल्यूएशन कर पाओ। और इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आपका ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने से पहले खत्म हो जाना चाहिए, राइट। फिर आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का। तो कहता है कि आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर क्लियरली डिफाइन करे कि किस टाइप की टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पास, कि कैसा उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितनी अथॉरिटी वो इंजॉय करेगा। उसके साथ साथ
अगर आपकी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को कंसल्टेशन चाहिए तो किस एक्सटेंट तक, द डिग्री टू विच इंगेजमेंट टीम के लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ये भी यहां पे प्रोवाइड होगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपके जो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की इंडिपेंडेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, वो हैम्पर ना हो। आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स ये भी प्रोवाइड करेंगे कि जहां पे अगर किसी भी सिचुएशन में आपके इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हुई है तो उसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, राइट। फिर आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये कहता है कि आपकी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर शुड प्रोवाइड फॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि अगर तुम्हारी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हुआ है, या फिर इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स प्लस जिससे आपकी इंगेजमेंट टीम के लोगों ने कंसल्टेशन ली, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हुआ है, या फिर इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और इंगेजमेंट पार्टनर के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड प्रोवाइड कि इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजोल्व कैसे किया जा सकता है। और जब तक ये मैटर रिजोल्व नहीं होगा, योर फर्म शुड नॉट इशू द रिपोर्ट, राइट। फिर आता है इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अगेन यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स शुड क्लियरली डिफाइन कि जो भी तुम इंगेजमेंट करोगे उस इंगेजमेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, अपनी एक ऑडिट फाइल बनाओगे, और वो ऑडिट फाइल कितने दिन के अंदर तुम्हें बनानी पड़ती है एज पर एसक्यूसी 160 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्ट तुमने दी है, और कब तक तुम उसको रिटेन करोगे, मिनिमम पीरियड है 7 इयर्स, लेकिन अगर कोई लॉ या रेगुलेशन एक्सटेंड करता है उस पीरियड को तो उतनी पीरियड के लिए तुम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे। यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, राइट। लास्ट एलिमेंट है मॉनिटरिंग। लास्ट एलिमेंट मॉनिटरिंग ये क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बना दी, एक बार अपनी फर्म में फ्रेमवर्क लगा दिया तो उसको छोड़ दिया। मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो भी पॉलिसीज, जो भी प्रोसीजर्स आपकी फर्म ने बनाए, क्या वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, क्या उनकी इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रही है या उसमें डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। आपकी कंट्रोल का ये जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर मॉनिटरिंग भी उसकी प्रॉपरली होनी चाहिए। ये पॉइंट कहता है कि फर्म को एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो डिजाइन होंगी क्या करने के लिए, ताकि वो इसको एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सके कि जो भी पॉलिसीज, जो भी प्रोसीजर्स आपकी फर्म ने बनाए हैं, जो भी सिस्टम बनाए हैं ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, वो सिस्टम रेलिवेंट है, वो सिस्टम एडुकेट है, वो सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, और जो आपकी इंगेजमेंट टीम के लोग हैं, जो आपकी फर्म के पर्सोनल हैं, जब भी इंगेजमेंट करते हैं उनके साथ कंप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ पर्पस क्या होगी आपकी मॉनिटरिंग की, तो पर्पस होगी इवैल्यूएशन ऑफ अदरेंस टू दी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। पर्पस ये है कि आप ये मॉनिटरिंग करके ये देखना चाहते हो कि जब भी आपकी इंगेजमेंट टीम के लोग इंगेजमेंट करते हैं, क्या उस टाइम पे आपकी फर्म के ऊपर लगने वाले प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट के साथ वो कंप्लाई कर रहे हैं। दूसरी, जो आपकी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम हैं, क्या वो अप्रोप्रिएटली डिजाइंड हुए हैं और क्या उनका इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। जो आपकी इंगेजमेंट टीम के लोग हैं, क्या वो इनकी एप्लीकेशन ड्यूरिंग दी इंगेजमेंट अप्रोप्रिएटली करते हैं, और उसके साथ साथ जो भी वो इंगेजमेंट करने के बाद रिपोर्ट को इशू करते हैं, वेदर दोज रिपोर्ट्स आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस और नॉट। और अगर मॉनिटरिंग के टाइम पे कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो आपकी फर्म को उस डेफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डेफिशिएंसी की वजह से आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही डेफिशिएंसी है, वो सिस्टम इनसफिशिएंट है, या तुम्हें कोई करेक्टिव एक्शन लेने की नीड है। उस केस में यू हैव टू सी। और जहां पे आपकी मॉनिटरिंग प्रोसीजर के रिजल्ट इंडिकेट करते हैं कि जो रिपोर्ट तुम्हारी फर्म इशू कर रही है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, या कोई भी एक पर्टिकुलर
या कोई एक पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर्स तुम भूल गए हो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, तो क्या तुम्हें कोई फर्दर एक्शन लेना अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो दिस वाज योर लास्ट एलिमेंट, दैट इज मॉनिटरिंग। ठीक है, दोबारा से एक बार समराइज कराऊं, ये है क्या, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगर इसका माइंड मैप बनाना हो तो सबसे पहले पर्पस क्या है, SQC1 की दो पर्पस हैं कि आपकी फर्म के अंदर ऐसा क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होनी चाहिए, तो दो चीज़ों की पर्पस को सर्व करे कि जो भी लीगल, रेगुलेटरी और जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तुम्हारी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होती है, तुम्हारी फर्म और उसके पर्सनल उसके साथ कंप्लाई करते हैं, जो भी रिपोर्ट तुम्हारी फर्म इंगेजमेंट करने के बाद इशू करती है वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। राइट, उसके बाद आते हैं कि इस क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स क्या होंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या था कि लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये बताता है आपका SQC1। हमने 3 पॉइंट देखे कि सबसे पहले तुम एक इंटरनल कल्चर प्रमोट करो जो इस बात को रिकॉग्नाइज करे कि क्वालिटी एसेंशियल है। दूसरी चीज, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी क्वालिटी को इंश्योर करने की, तुम्हारे CEO और आपके मैनेजिंग पार्टनर की। तीसरी चीज कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं विद द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उनके पास एबिलिटी, कंपिटेंस, नॉलेज होनी चाहिए। राइट, मूविंग फॉरवर्ड हमने दूसरा एलिमेंट देखा, दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट, जो ये कहता है कि जो भी कोड ऑफ एथिक्स तुम्हारे ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाता है, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस, तुम्हारी फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए जो इस बात को इंश्योर करे कि तुम्हारी फर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट उन एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रही है। तीसरा एलिमेंट जो बात करता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअल ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये पॉइंट कहता है कि क्वालिटी को तुम सिर्फ इंगेजमेंट के टाइम पे नहीं देखोगे, बल्कि इंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस देने से पहले भी तुम चेक करोगे। उस टाइम पे तुम्हें 3 चीजें देखनी है। नंबर 1, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। नंबर 2, तुम्हारी खुद की कंपिटेंस, तुम्हारी खुद की नॉलेज, तुम्हारी खुद की एबिलिटी, तुम्हारे खुद के रिसोर्सेज, और क्या तुम्हारी फर्म और उस फर्म के पर्सोनल जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्या उसके साथ तुम कंप्लाइंस कर सकते हो या नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के टाइम पे तुम क्या किन किन चीजों को तुम इंश्योर करोगे। जहां पे हमने क्या देखा, सुपरविजन, अगर कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो उस केस में तुम्हें कंसल्टेशन लेनी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में तुम्हारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या बोलेंगी, या फिर रिव्यू कैसे होगा, तुम्हारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ योर फर्म शुड क्लियरली प्रोवाइड कि रिव्यू कैसे होगा। रिव्यू के टाइम पे तुम्हारे एंगेजमेंट पार्टनर को या जो भी तुम्हारा सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर होगा उसको किन किन चीजों को कंसिडर करना है। फिर हमने देखा इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसका टास्क क्या होगा। फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करी कि आपकी फर्म के पास प्रॉपर पॉलिसीज प्रोसीजर्स होनी चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। वो ऑडिट खत्म होने के 60 दिन के अंदर उसको अपनी एक ऑडिट फाइल बनानी है और उसकी रिटेंशन करनी है फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। राइट, और लास्ट में हमने देखा कि आपका आखिरी एलिमेंट कौन सा, अच्छा बीच में एक ह्यूमन रिसोर्सेज रह गया। ठीक है, तो वहां पे आपकी फर्म के पास पॉलिसीज प्रोसीजर्स होनी चाहिए जहां पे जो क्लियरली प्रोवाइड करें कि आपके पर्सनल के पास इंक्लूडिंग योर एंगेजमेंट पार्टनर के पास रेलिवेंट कंपिटेंस, नॉलेज, एक्सपर्टीज और अथॉरिटी है। उसके साथ साथ जो HR के इश्यूज हैं, जैसे उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उनकी एप्रिसिएशन कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगा, उनकी परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन कैसी होगी, आपकी फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड ऑल्सो प्रोवाइड दिस। और लास्ट में हमने देखा मॉनिटरिंग कि ऊपर जो सारी बातें हैं क्या वो सारी चीजें सही से चल रही हैं, जो भी ये क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क बोलता है क्या उनकी इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रही है, या उसमें कोई डेफिशिएंसी है, या कोई करेक्टिव एक्शन लेने की नीड है मेरी फर्म को। वो सारी बातें मॉनिटरिंग में आएंगी और ऐसे तुम्हारा SQC1 खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि स्टैंडर्ड इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, स्पेशली द वे इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड, बट मैंने कोशिश करी कि टाइम भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लगा इस लेक्चर में, बट जो आपका मैक्सिमम आउटपुट है, अगर आप इस लेक्चर को एक बार देखोगे और फिर खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे, आई एम 100% श्योर जिस पोजीशन पे आप एट प्रेजेंट स्टैंड करते हो, या जब आपने इस लेक्चर को देखना शुरू किया होगा और लेक्चर ख़त्म होते होते आप जिस पोजीशन पे हो, यू आर in a better position. ठीक है, so thank you so much for coming to this channel. Like this video if you have liked this, do like this video. What happens, मैंने देखा है एक बात कि मैं भी नहीं करती थी like जब मैं पढ़ती होती थी, but now I'm realizing the importance of it. Okay, व्यूज़ बहुत सारे होते हैं किसी भी वीडियो पे, बट उस पर लाइक एज कंपेरिजन टू व्यूज़ बहुत कम होते हैं। ऑल्सो वॉच आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं उस वीडियो पे, मतलब बच्चे वीडियो देखते हैं बिगिनिंग टू एंड तक बट लाइक नहीं करते। सो डू लाइक दिस वीडियो, मोर यू विल लाइक
इससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, इस चैनल की रीच बढ़ेगी, ऑब्वियसली इट विल मोटिवेट मी एज वेल एंड आई विल पुट मोर गुड कंटेंट जो तुम्हारे बाद भी और बच्चों को हेल्प करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।